अतीत की अवधारणा। अतीत की अवधारणा है क्या? अतीत की अवधारणा की अगर बात करते हैं तो अतीत की अवधारणा का अर्थ ये होता है कि प्राचीन काल में जो घटना घट चुका है उसके बारे में अध्ययन करना ही अतीत की अवधारणा के अंतर्गत आता है। अर्थात एक इतिहास है। इतिहास को अगर शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कि ऐसा ही था या ऐसा हुआ था। तो कहने का मतलब है जैसे कि 1857 का विद्रोह का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो 1857 में एक विद्रोह हुआ था। हाँ, 1857 में एक विद्रोह हुआ था। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह विद्रोह क्रांतिकारी विद्रोह था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह धार्मिक विद्रोह था। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत था। तो कहीं ना कहीं मतलब ये काम हुआ है अतीत में, लेकिन उसका कारण क्या था? कुछ रूप से साक्ष्य प्रमाण है कि हाँ ये साक्ष्य प्रमाण है कि हाँ ये है, और कुछ रूप से साक्ष्य प्रमाण है ही नहीं कि मतलब ये है। तो मतलब अतीत की अवधारणा के बारे में अध्ययन करना ही मतलब अतीत में जो बात बीत चुकी है या जो मतलब घटना घट चुका है उसके बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करना ही अतीत की अवधारणा के अंतर्गत आता है, अर्थात इतिहास के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर एक न्यू एग्जांपल लें तो ओल्ड जनरेशन के बच्चे लोग और न्यू जनरेशन के बच्चे लोग ऐसे हैं। तो ओल्ड जनरेशन के बच्चे मतलब इस तरह रहते थे और न्यू जनरेशन के बच्चे इस तरह हैं। तो आज से अगर 100 साल बाद अगर बच्चों पर स्टडी की जाए, बच्चों पर अध्ययन किया जाए कि कैसे ओल्ड जनरेशन के बच्चे न्यू जनरेशन में आए, उनका कैसे बौद्धिक विकास हुआ और वो कैसे एडवांस लेवल तक मतलब उनका बौद्धिक विकास हुआ, तो हाँ ये पिक के आधार पर देखा जा सकता है कि इन लोगों में चेंजेस हुआ। इसका कारण क्या था? कि वैज्ञानिक कारण था, टेक्नोलॉजी का आविष्कार के कारण था, कि वातावरण वैसा था, या कोई और कारण था। तो अलग अलग मत है जिसे प्रमाणित करना थोड़ा सा मतलब है कि हाँ ये मतलब है चेंज हुआ, लेकिन सही रूप से नहीं देखा जा सकता है कि इसका कारण क्या था। तो कुछ रूप से प्रमाण है कि हाँ हुआ था, कुछ रूप से प्रमाण नहीं है, जो इतिहास के अंतर्गत आता है। इतिहास किसे कहते हैं अगर इनके बारे में कहा जाए तो प्राचीन काल में जो क्रमबद्ध घटना घट चुका है और उसके बारे में अध्ययन करना इतिहास होता है। इतिहास का अर्थ मतलब जैसे कि प्राचीन काल में अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो प्राचीन काल के अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, पहनावा, खान पीन, रीति रिवाज, संस्कृति, हर चीज़ के बारे में अध्ययन करना ही इतिहास के अंतर्गत आता है, उसे ही इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस यूनान के थे और लिवी रोम के थे। और कुछ इतिहासकार मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवी के कहाँ के थे और रोम के थे, एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो जो कुछ इतिहासकार थे जैसे कि हेरोडोटस, लिवी और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत का जो इतिहास है वो काफ़ी अटपटा है। क्यों अटपटा है? क्योंकि भारत का कोई भी ऐसा इतिहासकार नहीं है जो भारत के बारे में लिख कर गया हो या भारत के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया हो कि भारत के पहले लोग ऐसे रहते थे, भारत की पहले की सामाजिक दृष्टि ऐसा था, उनका खान पीन रीति रिवाज क्या था, इसके बारे में कोई भी इतिहासकार लिख कर नहीं गया है, यह प्रमाणित रूप से प्रमाण नहीं है। तो इसलिए कुछ स्रोतों के आधार पर भारत का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। तो भारत का जो अध्ययन किया जाता है वो 3 स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण के आधार पर ही भारत का समाज का अध्ययन किया जाता है कि प्राचीन के लोग हमारे कैसे थे। तो अगर पुरातात्विक स्रोत के आधार पर देखा जाए तो कहीं कहीं से जैसे कि हड़प्पा की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और वहाँ से जितने भी मतलब वस्तु पाए गए उस आधार पर मतलब भारत का समाज और संस्कृति और कला को देखा गया कि मोहनजोदड़ो के लोग भी कला संस्कृति में रुचि रखते थे, उनको भी मतलब कला में रुचि था। उन मोहनजोदड़ो का काफ़ी मतलब विशाल नगर था, काफ़ी मतलब समृद्धशाली मतलब नगर था, काफ़ी उन्नतिशाली था, स्टाम्प का यूज भी होता था उस समय। तो ये कहीं ना कहीं पुरातात्विक स्रोत मतलब उस समय मतलब मोहनजोदड़ो में व्यापार से संबंधित व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र भी था। तो पुरातात्विक स्रोत का अर्थ ये हुआ कि मतलब पुराने खुदाई के बाद जो भी मतलब सामान मिले उसके आधार पर ही मतलब भारत का समाज का देखा जाता है कि पहले के लोग काफ़ी विकसित थे कि नहीं थे। उसी तरह अगर साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो हमारे ऋषि मुनि या कवि
या जो भी थे जिन्होंने पुस्तक लिखी और उसके बारे में भारत के उस समय की दशा को दर्शाया कि पहले लोग कर्मकांड, पूजा पाठ, रीति रिवाज, या जैसे कि हमारा देश ट्रेडिशनल देश कहलाता है, रीति रिवाज को मानने वाला सबसे बड़ा देश मतलब हमारा भारतवर्ष देश है। तो ये कहीं ना कहीं संस्कृति बुक्स में ये जो वर्णन किया गया है, पुराण कहें या पौराणिक कथा कहें या स्मृति कहें, इसी के आधार पर हमारा भारत का समाज और कल्चर को दर्शाता है। तीसरा आता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में कहा जाता है कि कुछ लोग आए विदेश से और यहाँ पर रहें और भारत का भ्रमण किए और पता किए कि भारत के लोग कैसे रहते थे, उस समय उनका सामाजिक दृष्टि क्या था, कैसे लोग रहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दे, फाहियान जो चीनी यात्री था जो भारत आए और मौर्य काल के शासन काल में आए थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि उस समय मतलब क्या स्थिति था, उस समय भारत की स्थिति क्या था, कैसे लोग रहते थे। मेगस्थनी जो यूनानी लेखक था वो भी आए, ये उस समय आए और उस समय के मतलब शासन काल व्यवस्था का वर्णन किए, भारत का वर्णन कर कर अपने विवरण में, अपने पुस्तकों में वर्णन किया कि उस समय के भारतवासी कैसे रहते थे, वहाँ का राजा कैसे रहते थे। कहीं ना कहीं विदेशी विवरण और साहित्यिक स्रोत और पूरा तात्विक स्रोत हमारे भारत के समाज के बारे में अध्ययन करवाता है, प्राचीन काल में कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, उनका रीति रिवाज धर्म क्या था। प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ ये होता है कि उस समय लेखन कला का साधन उपलब्ध नहीं था। अगर कहा जाए तो लेखन कला का विकास नहीं हुआ था उस समय। मानव तो थे पर मतलब सभ्य नहीं थे। अगर कहा जाए प्रागैतिहासिक काल का अर्थ ये हुआ कि आदि मानव का काल, उस समय मतलब लेखन कला का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता, मानव का विकास नहीं होता, उस समय के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो दूसरा आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या था? आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला का तो विकास हो चुका है, लेकिन आज भी मतलब वो जो लेखन जो पाए जाते हैं वो पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है कि मतलब पहले के लोग मतलब ये मतलब हाँ ये सही है कि हाँ ऐसा हुआ था। जिसके अगर एग्जाम्पल में देखें हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक कालीन संस्कृति, तो ये जो जो दो संस्कृति थी इसके आधार पर उस समय की सभ्यता कैसा था, क्या करते थे, कैसा खान पीन था, कैसा रहन सहन था, कला में रुचि था कि नहीं था, कहीं ना कहीं मतलब पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है। तो ये आदि इतिहास काल में आता है। उसके बाद आता है 600 ईस्वी पूर्व के बाद का इतिहास। इतिहास कहलाता है 600 ईस्वी पूर्व के बाद इतिहास इसलिए कहलाता है क्योंकि उस समय लेखन कला का तो विकास तो था ही पहले से। उसके बाद मतलब ये प्रमाणित भी है कि मतलब ये सत्य है, सच है। जिसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ, और अशोक के शिल्प लेखन का बारे में या मौर्य काल शासन के बारे में जितना भी वर्णन है ये पूर्ण रूप से प्रमाणित है, लिखित भी है कि हाँ ये सही है। तो उस समय से मतलब 600 ईस्वी पूर्व के बाद के समय को इतिहास कहा जाता है। तो प्रागैतिक काल का अर्थ होता है कि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। आदि इतिहास में लेखन कला का विकास हुआ था लेकिन पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है, और इतिहास के अंतर्गत लेखन कला का तो विकास हुआ ही था लेकिन पूर्ण रूप से प्रमाणित भी है कि हाँ ये घटना सही है। कहीं ना कहीं हमारे भारत की संस्कृति कल्चर पर पुराण और साहित्य का तो बहुत बड़ा मतलब स्रोत है कि पहले से ही हमारे देश को ट्रेडिशनल देश कहा जाता है, मतलब धर्मों में रुचि रखने वाला देश कहा जाता है। तो बहुत बड़ा देश है कि भारतवर्ष एक धर्म आधारित देश है और बहुत विभिन्न जाति के देश के लोग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो एक तरह से ट्रेडिशनल देश है। तो पुराण जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत की जो छवि दर्शाता है कि पुराण में दंत कथाओं, किंवदंतियों, रूढ़िवादी विचारों, कर्मकांड इस सब का वर्णन किया गया है कि हवन कुंड के बारे में कहा जाए या रीति रिवाज की बात की जाए या वेदों की बात की जाए, उस समय की समाज की बात की जाए कि कैसे लोग रहते थे, पूजा पाठ या रीति रिवाज में कितनी रुचि थी, क्या नहीं था, ये सारे वर्णन इस पुराण में किए जाते हैं। कहा जाए तो धार्मिक से रिलेटेड जितने भी संबंधित थे ये पुराणों में उल्लेख किया गया था। जैसे कि सनातन परंपरा के अनुसार पुराणों की संख्या 18 था
वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण। तो ये जो 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण था। पुराण का अगर बात किया जाए तो पुराणों के अंतर्गत वेद भी आते हैं। वेद में ऋग्वेद होता है, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, 4 वेद हैं। ऋग्वेद में ऋग्वेदिक समाज की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय ऋग्वेदिक समाज में कैसे लोग रहते थे। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद में उत्तर वैदिक समाज की बात की जाती है। ऋग्वेद काल का अर्थ हुआ कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य के काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है, और 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के मध्य को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल में ऋषि मुनि परंपराओं कर्मकांड का काफ़ी मतलब बोलबाला था। उस समय पूजा पाठ, रीति रिवाज, पौराणिक कथाओं का खूब मतलब प्रचलन था। लेकिन जब आर्यंस जो बाहर से आए, हमारे देश में बस गए, भारतवर्ष में बस गए, और एक राजपाट, ये सब क्षत्रिय, शूद्र, ये सब मतलब व्यापार, ये सब आरंभ होने लगे, तो कहीं ना कहीं ये ऋग्वेदिक काल को कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से थोड़ा सा कम हुआ पौराणिक कथाओं में। मतलब कि हाँ, पौराणिक कथाओं के साथ साथ धर्मकांड, कर्मकांड की रुचि के साथ साथ मतलब इसमें भी मतलब लोग रुचि लेने लगे, मतलब अपना व्यापार में भी रुचि लेने लगे। तो कहीं ना कहीं आर्यंस के आने के बाद मतलब समाज में काफ़ी परिवर्तन हुआ, और जिसे उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है उस समय की स्थिति को। उपवेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, ये 4 उपवेद हैं। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के शास्त्र से संबंधित है, जो ऋग्वेदिक ऋग्वेद से लिया गया है। गंधर्ववेद की बात करें तो ये संगीत कला का शास्त्र है, इसे सामवेद से संबंधित है। धनुर्वेद युद्ध कला का शास्त्र है, जिसे यजुर्वेद से संबंधित बताया जाता है। और शिल्पवेद में शिल्प कला का शास्त्र है, जिसे अर्थवेद से संबंध बताया गया है। पौराणिक कथाओं की अगर बात करते हैं तो पौराणिक कथाओं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आस्था पर आधारित कथाओं का संकलन किया जाता है। अर्थात पौराणिक कहानियाँ धर्म आधारित होती है, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, किस प्रकार किसी पौराणिक प्रथा शुरू हुई, इसका वर्णन पौराणिक कहानियों में होता है। पौराणिक कथाओं में ईश्वर के क्रियाकलाप और शक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें लौकिक साहित्य भी आते हैं। काव्य, नाटक, गीत, अखिक, ये सारे लौकिक साहित्य के प्रचुर मात्रा में रचना हुआ उस समय, जिसमें कालिदास का तो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब सर्वोपरि माने जाते हैं। रघुवंशी, कुमार संभू, शकुंतला, ये मतलब सारे मतलब इनके वर्णन किए गए, जो काफ़ी प्रचलित था। तो लौकिक साहित्य जो था वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट था, कि उस समय काव्य, नाटक, गीत का काफ़ी विस्तार होने लगा, और इसके आधार पर मतलब पौराणिक कथाओं पर भी मतलब एक हमारे भारत के समाज का एक अध्ययन किया गया कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। पौराणिक कथाओं को पहले, या लौकिक काव्य जितने भी थे, इस तरह के मतलब लेखन कला का तो विकास हुआ था, तो उस समय ऐसे लिखा जाता था और चित्र के द्वारा दर्शाया जाता था कि हाँ, पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत महाकाव्य भी आते हैं। महाकाव्य का अर्थ होता है जैसे कि रामायण और महाभारत का सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है। रामायण के अंतर्गत एक आदर्श समाज का वर्णन किया गया है, आदर्श समाज को दर्शाया गया है कि कैसे एक श्री रामचंद्र ने पितृ धर्म के लिए, पितृ का वचन निभाने के लिए, पिता का वचन निभाने के लिए राजपाट को त्याग दिए। तो कहीं ना कहीं आदर्श को दर्शाया गया है। और महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में का पुराना नाम जय संहिता था, जिसको प्रारंभिक में अगर कहा जाए तो जय संहिता के नाम से जाना जाता था, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने किया था। और महाभारत में 18 दिन के जो युद्ध का विवरण किया गया है, कि अखंड भारत का निर्माण की बात की जाए तो महाभारत में कैसे महाभारत का युद्ध हुआ, क्या कारण था, उसका वर्णन किया जाता है महाभारत। तो कहीं ना पौराणिक कथाओं में ये आदि इतिहास के अंतर्गत आता है, मतलब ये प्रचलित है, पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है कि मतलब है, मतलब ये आदि इतिहास के अंतर्गत आता है, और ये हमारे समाज को काफ़ी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से आज भी हम रामायण और महाभारत जैसे मतलब श्लोकों पर काफ़ी विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं उस रूल्स को भी फॉलो करते हैं।
लोक कथाएं की बात करें तो लोक कथाओं का अर्थ होता है कि लोक कथाएं अधिकतर अलिखित होती है, अर्थात मतलब क्षेत्र विशेष और जातक कथा की श्रेणी में आता है। तो लोक कथा को अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो मनुष्य के जीवन और कल्पना का सम्मिश्रण कहानियों में होता है। मतलब ये काल्पनिक कहानी भी होता है और मतलब किसी जीवन के बारे में कल्पना आधारित जो कहानी होता है वो लोक कथाओं के अंतर्गत मतलब बताया गया है। जैसे गौतम बुद्ध का पुनः जन्म हुआ, मतलब जातक, मतलब इसमें जातक कथा भी आता है। तो जातक कथा का अर्थ इसमें ये बताया जाता है कि गौतम भगवान का पुनः जन्म हुआ है। मतलब वो गौतम भगवान मतलब इससे पहले जन्म लिए थे, इसके बाद भी जन्म हुआ। तो जातक कथा लोक कथाओं में यही बताया जाता है, काल्पनिक कथा है कि पुनः जन्म होना और ये सब बात की जाती है। पुनः जन्म नहीं बल्कि काल्पनिक, जैसे कि अगर एग्जाम्पल है अली बाबा 40 चोर हुआ या 7 भाई चंपा, ये इसके थोड़े से एग्जाम्पल है कि मतलब लोक कथाओं में मतलब अली बाबा 40 चोर, मतलब ये अलिखित कहानियाँ इसमें पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो लोक कथाओं में कहीं ना कहीं मतलब रत्नावली, नागानंद, सुप्रसिद्ध सुविख्यात सम्राट हर्षवर्धन के मतलब लिखे गए कुछ कहानियाँ और नाटक भी हैं। स्मृति की बात करते हैं तो स्मृति कथा सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। अर्थात कहा जाए स्मृति एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसकी वजह से सत्य होने के कारण मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। स्मृति कथा सत्य होने के कारण मनुष्य पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे कि मनुस्मृति, अब मनुस्मृति की बात करते हैं तो मनुस्मृति जैसे कि हमारे जितने भी विवाह होते हैं, जो भी ट्रेडिशनल विवाह होते हैं, वो मनुस्मृति के अंतर्गत आता है। जितने भी रीति रिवाज होते हैं मनुस्मृति के आधार पर होता है कि मनुस्मृति के आधार पर विवाह, 7 फेरे, रूल्स, गृह प्रवेश की बात की जाए तो सब के सब मनुस्मृति के आधार पर होता है। और ये विष्णु यज्ञ व नाटक स्मृति, ये सब भी मतलब स्मृति के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये प्रमाणिक रूप है, सत्य घटना पर आधारित है, जो आज भी हमारे ट्रेडिशनल के रूप में मतलब हर जगह अपनाए जाते हैं। हिंदू धर्म, हिंदू समाज इसी पर अधिक मतलब टिका है कि इसी को रूल्स को फॉलो करता है। और आज भी जैसे कि हर हिंदू धर्म का जो विवाह की जो परंपरा होता है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल पुराने ज़माने से चलती आ रही है। तो कहने का मतलब है तो मतलब ये स्मृति के आधार पर होता है। जितने भी मतलब उसमें मंत्र का उच्चारण या जो भी होता है, ये मतलब सही रूप से प्रमाणित है। उसी हिसाब से आज भी हमारे हिंदू धर्म में उस नियम के अनुसार से विवाह होते हैं। कथित परंपरा की बात की जाए तो ओरल ट्रेडिशन क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि पिता को मुख अग्नि बड़ा बेटा देगा और माँ को मुख अग्नि छोटा बेटा देगा। तो कहीं ना कहीं ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, इस परंपरा को अपनाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि कोई घर है, जैसे कि हर घर का अलग अलग मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जो मतलब दादा परदादा से चलते हुए नियम जो आ रहे हैं वो मतलब अपनाए जाते हैं। भारत का एक ऐसा समाज है। तो किसी घर में मतलब गाय रखने की परंपरा है, तो वो दादा परदादा रखते थे और रखते रखते अभी जो उनके घर की कंडीशन है काफ़ी अमीर हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में गाय है, व्यापार के लिए नहीं है। वो घर में गाय इसलिए रखे हैं कि मतलब उनका मतलब वो पीढ़ी दर पीढ़ी रीति रिवाज है कि घर में गाय रखना शुभ है, तो रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओरल ट्रेडिशनल एक पैतृक ट्रेडिशनल है। तो कहीं ना कहीं भारत में पुराण, पौराणिक कथाएं, स्मृति, लोक कथा आदि विवरण जितने भी धार्मिक साहित्य है भारत के इतिहास पर काफ़ी प्रभावित करता है। तो ये हमारी जो संस्कृति सभ्यता, हमारे रामायण, जो जैसे कि आज भी हम रामायण के जितने भी देखते हैं, महाभारत में जो भी होते हैं श्लोक होते हैं, कर्मकांड होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशनल को काफ़ी प्रभावित करता है। और आज भी हिंदुत्व धर्म में बात करते हैं, हिंदुत्व धर्म की, तो हिंदुत्व धर्म में मतलब ये ट्रेडिशनल के आधार पर मतलब जो प्राचीन पुरानी कथाओं पुराण में जो उल्लेख किए गए हैं उन्हीं के आधार पर मतलब ये हिंदुत्व धर्म मतलब अपनाते हैं, ट्रेडिशनल अपना मतलब कार्य करते हैं, या जो भी मतलब रीति रिवाज है उनको फॉलो करते हैं और उनके रूल को अपनाते हैं। तो ओके दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो साहित्य के बारे में काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट था, अतीत की अवधारणा, इतिहास के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि मतलब
प्रागैतिहासिक काल, आदि इतिहास, इतिहास क्या था, फिर कैसे हमारे भारत पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, साहित्यों का प्रभाव पड़ता है, कैसे पुराण की बात की जाए या किंवदंती की बात की जाए, ये हमारे मतलब कैसे मतलब स्मृति हमारे मतलब ट्रेडिशनल पर प्रभाव डालते हैं। और अगला जो नेक्स्ट वीडियो होता है दोस्तों, हम छोटे छोटे इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इसी को मतलब स्मृति पुरानी कथाओं पर बात करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक में बात करेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे कि मतलब ये है क्या। सो दोस्तों, थैंक यू एंड बाय।